हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 15 पॉलीमर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों के जवाब देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट क्वेश्चन तक के सवालों के जवाब देखेंगे। और आई होप आप सभी ने जो पॉलीमर्स के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लो। और अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम पहले से मस्त एकदम रॉक सॉलिड है तो चलो देर किस बात की, शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। डिफाइन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विथ 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ओके, एकदम सिंपल सा है और एकदम मजेदार भी है देखो, और इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगा। देखो तो थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एकदम बेचारे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होंगे, एकदम सीधे साधे चलने वाले, या फिर इनमें थोड़ी बहुत ब्रांचिंग हो सकती है, एकदम स्मॉल ब्रांचिंग एकदम। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मतलब ऐसे मॉलिक्यूल वाले पॉलीमर, ओके, तो इनको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, फिर कूल करेंगे तो फिर हार्ड हो जाएंगे, फिर से हीट करेंगे तो फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर से कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो इनमें हम लोग रिपीटेड ऐसे सॉफ्टन और हार्डन कर सकते हैं इनको बाय हीटिंग या फिर कूलिंग। ओके, सिंपल सी चीज है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कह रहे हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या है आपको तो पता ही होगा। देखो पॉलीइथीन बहुत वाइडली यूज करते हैं हम इसे, तो हम लोग इसको रिसाइकल भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ये प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए मैंने बोला देखो इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे से। तो ये हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने एक बार इसको यूज किया, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं, सॉफ्टन कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टन करके किसी भी मोल्ड में डाल दो तो यही पॉलीथीन हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसका कुछ और बना सकते हैं, और फिर उसको हार्ड करेंगे तो कुछ अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम लोग ने इसको क्या किया, रिसाइकल किया, राइट। ऐसे ही पीवीसी भी है, और देखो ये एकदम स्ट्रेट चेन है देखो मॉलिक्यूल। ओके, वैसे पीवीसी में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड CH Cl। ओके, तो ये ऐसा विनाइल क्लोराइड का यूनिट है। तो होता क्या है इसके पॉलीमर में, ये कुछ ऐसा बन जाता है ये, राइट। तो एक छोटी सी स्मॉल ब्रांचिंग दिख रही है आपको देखो क्लोरीन की, तो इसीलिए देखो स्मॉल मतलब स्लाइटली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स की तरफ। अब ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, सबसे पहली बात, अगर इनमें मतलब इनमें एक तो क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्रॉस लिंकिंग हो रही है, या फिर इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हाईली ब्रांच्ड चेन्स है। ओके, तो ऐसे हाईली ब्रांच्ड मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस वाले। ओके, तो अब ये तो पहला कंडीशन तो समझ में आ गया। दूसरे कंडीशन में ऐसी चीज है कि ये हाईली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स जो है, इन्हें हम लोग जब हीट करते, ओके, जब मोल्ड बनाना है या फिर मतलब इनको हीट करके इनको पर्टिकुलर शेप देना है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते, इनको हीट करते, तो ये थोड़ी मतलब हीट होने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब सॉफ्ट होते हैं तब ऐसे हाईली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स में बहुत एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ओके, एकदम चेन्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मतलब चेन्स में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। अब एक बार ये हीट हो गई, ओके, अब ये सॉफ्ट हो गई है, तो अब एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो गई इनमें, तो हम लोग ने इनको मोल्ड में डाल दिया, पर्टिकुलर शेप कर दिया, शेप दे दिया। अब देखो दोनों भी केसेस में क्रॉस लिंकिंग है, और इसी क्रॉस लिंकिंग के वजह से हम जब इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होती। बस, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग थर्मोसेटिंग, एकदम सेट हो गए, तो थर्मोसेटिंग ऐसे याद रखना है कि वो फिर से हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। ओके, तो देखो अब आप ही सोचो, अगर एक बार इसको कोई शेप दे दिया, कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब फिर से इसे हम लोग हीट करके सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर से नए मोल्ड में नहीं डाल पाएंगे, कुछ नया नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको रिसाइकल कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल देखना है इसका, तो बेकलाइट आपने पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर में, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ओके, ये मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग ने जैसे पॉलीमर पढ़ा था, वैसे ही कुछ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का भी पॉलीमर होता है। ओके, चलो अब सवाल जवाब के गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। राइट द मोनोमर्स यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। सबसे पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमें पॉलीमर दिया है, इसका मोनोमर लिखना है। सिंपल सी बात है, देखो इसके नाम में इसका मोनोमर छुपा हुआ है, विनाइल क्लोराइड। पिछले भी सवाल में हम लोगों ने देखा था। तो इसका मोनोमर कैसा होगा, विनाइल क्लोराइड लिख देना है हमें बस। तो ये CH2 CH और Cl। ओके, ये होता है विनाइल क्लोराइड। आगे देखते हैं टेफ्लॉन। ओके, बहुत अच्छा मटेरियल है, हम लोग घरों में भी यूज करते हैं, इसके पैन्स बनाते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, राइट। तो ऐसा टेफ्लॉन ये जो है,
इसका एक्चुअल में नाम ये है PTFE, जिससे हम लोग इसका मोनोमर का पता लगा सकते हैं। PTFE मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो देखो अब पॉली को हटा दो, टेट्राफ्लोरोइथीन मिल गया मोनोमर। तो क्या करना है, इथीन है 2 कार्बन, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कर दिए, ओके, बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो यही है टेट्राफ्लोरोइथीन, ओके। चलो अब ये बेकेलाइट, बेकेलाइट हमें पता है क्या है, कौन सा पॉलीमर है, इसका नाम दूसरा पता चल गया आपको, तो ऑटोमेटिकली मोनोमर का नाम पता चल जाएगा। इसका नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, राइट। तो इसमें नाम से पता चल रहा है, देखो कौन से 2 मोनोमर यूज हुए हैं, सिंपल सी चीज है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो लिख देंगे फिनॉल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एकदम आप वेल वर्स्ड हो गए रहेंगे इनके स्ट्रक्चर लिखने में। चलो चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर्स यूज्ड इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके। तो हम लोग ने अभी देखा था लास्ट वीडियो में ही कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ने इथीन का पॉलीमराइजेशन किया था, ओके। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से किया था, राइट। अब उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले कौन आया था चिपकने के लिए, इथीन को, जिसको हम लोग ने क्या कहा था, इनिशिएटर, बस उसी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर पूछा क्या, हमें नाम पूछा है, मोस्ट वन ऑफ द कॉमन, तो हम लोग ने जो यूज किया था वो मोस्टली कॉमन ही है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया था हम लोग ने, ओके। ये रहा उसका नाम। अब इस बच्चे का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछा हमें इसीलिए, ओके। तो बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ ऐसा होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, और मैंने बताया था क्या, इसको ही पलटा कर मतलब उल्टा कर देना है बस और जोड़ देना है, तो बन जाएगा बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। चलो अब एकदम इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स in rubber molecules influence their structure and reactivity, ओके। तो थोड़ा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सोचना है हमें इसके लिए और फिर इसका जवाब तक पहुंचना है। देखो तो देखो डबल बॉन्ड्स रबर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, करेक्ट। अपना जो नेचुरल रबर है वो होता क्या है एक्चुअल में, ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है, राइट। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो हमें ये पता चलेगा कि इसके जो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, ओके, C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड है। कैसे, चलो देखते। तो ये देखो हम लोग ने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लेते तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डबल बॉन्ड है C2 और C3 में, ओके। तो मैंने यहाँ पर CH2, यहाँ पर चेन ऐसे आगे जा रही है, यहाँ पर भी चेन आगे जा रही है, ओके। यहाँ पर है CH3 क्योंकि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होता है इसके आइसोप्रीन यूनिट के। फिर यहाँ से फिर से इसे और एक CH2 जुड़ रहा है, CH2 ऐसे, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो मैं डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर क्या कर रहा हूँ, लिंकेजेस बना रहा हूँ। यहाँ पर लिंक हो रहा है, यहाँ पर लिंक हो रहा है, ओके। इस साइड पे देखो डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर यहाँ पर लिंक, यहाँ पर लिंक, इसीलिए तो मैं इसको सिस कह रहा हूँ, राइट। क्योंकि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड की वजह से आ रहा है और क्योंकि हम लोग डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर लिंकेजेस कर रहे हैं पॉलीमर बनाने के लिए, इसीलिए सिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो कुछ ये ऐसा 1 2 3 और 4 और फिर से ये ऐसा जुड़ेगा, देखो दूसरे मॉलिक्यूल से। तो इधर यहाँ तक ही ठीक है, आपको समझ में आ गया रहेगा। या फिर हम लोग और एक बना लेते हैं, सिर्फ एकदम तीसरा वाला भी डबल बॉन्ड C, ये आ गया, ऐसी चेन चली जाएगी, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, ओके। तो अब आप विजुअलाइज कर सकते हो इस चेन को। तो देखो इसमें देखो C2 C3 C2 C3, अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। तो इसी इसके सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता क्या है, ये जो चेन है इसे कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, ओके। दूसरी बात, अब ये एक चेन ऐसे समझ लो और एक नीचे ऐसी एक चेन रन हो रही है, ऊपर एक चेन रन हो रही है। तो इसके ये ऐसे सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये चेन करीब नहीं आ पाते। तो अगर करीब नहीं आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, राइट। तो दूसरी चीज, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वीक वैंडरवाल्स फोर्स होते हैं इनके चेन्स के बीच में, ओके। अब इसके वजह से देखो इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल की जैसे, स्प्रिंग की जैसी है। वीक वैंडरवाल फोर्स है तो हम लोग ने पढ़ा है कि इलास्टोमर्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, उनके चेन्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको स्ट्रेच कर पाते। तो इसीलिए हम लोग इसको एकदम मस्त मतलब कॉइल की तरह, जैसे कि हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं वैसे ही हम लोग रबर मॉलिक्यूल को भी खींच पाते हैं, क्योंकि उसका कॉइल स्ट्रक्चर होता है और उनके चेन्स के बीच में वीक वैंडरवाल
फोर्सेस होते हैं। ओके, अब तो ऐसा डबल बॉन्ड जो है इसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें इलास्टिसिटी जो है वो रबर के डबल बॉन्ड्स की वजह से। तो देखा हम लोग ने अभी स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं। देखो ये जो डबल बॉन्ड्स है इन्हीं के तो वजह से रबर मॉलिक्यूल्स जो है या फिर रबर जो है ये रेजिस्टेंट नहीं है। किसको रेजिस्टेंट नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते और इसे मस्त ऑक्सीडाइज करके चले जाते। तो इसीलिए तो देखो लॉजिकली सोचो, इसीलिए तो हम लोग वल्कनाइजेशन कर रहे हैं, राइट, ताकि इसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाए। और भी चीजें हैं, और भी रीजन है वल्कनाइजेशन के, हम लोग देखेंगे आगे कि इसको ये जो सॉफ्ट होता है मतलब हाई टेम्परेचर्स पर हार्डन ब्रिटल हो जाता है एट लो टेम्परेचर, इसीलिए भी करते हैं हम लोग। ओके, तो इस वजह से मतलब ये तो रीजंस है ही वो अलग से, पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण जो रिएक्टिविटी है ओके रबर में, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए, केमिकल रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सोचो लॉजिकली, ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं डबल बॉन्ड के, यहीं पर सल्फर जो है क्रॉस लिंक करता है, राइट, हम लोग ने पढ़ा है वल्कनाइजेशन। तो इसका मतलब इसीलिए इसके जो डबल बॉन्ड्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी रिएक्टिविटी के लिए टुवर्ड्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको आके मस्त एकदम ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। तो देखो रबर का ये जो डबल बॉन्ड है इस तरह से इसके रिएक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो चलो अभी पिछले ही सवाल में हम लोग ने देखा था थोड़ा वल्कनाइजेशन के बारे में, अब एकदम अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि वल्कनाइजेशन हम लोग करते क्यों है रबर का। क्योंकि देखो नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाता है एकदम हाई टेम्परेचर पर, मतलब देखो 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही, 335 केल्विन ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगता ना हमें, तो इसीलिए मैंने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया। 62 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना भी नहीं यार, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तक भी नहीं छोड़ो, तो रबर एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ये एकदम ब्रिटल हो जाता है, एकदम ऐसे पाउडर पाउडर में हो जाएगा एकदम कम टेम्परेचर पर, एकदम नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मतलब इंडिया पर कई जगहों पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, तब तो रबर की तो मतलब अच्छा क्वालिटी खराब ही हो गया रबर। ओके, अब दूसरा है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। ओके, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल भी है, ये एक दिक्कत है भाई रबर की, तो ये सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। और जैसे हम लोग ने देखा पिछले सवाल में, ये नॉन रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको अटैक कर देंगे, ओके, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ओके इनको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। What are monomeric repeating units of nylon 6 and nylon 6,6? चलो तो इनके मोनोमर्स बताने हैं, तो बस नाइलॉन 6 हम लोग बनाते हैं कैप्रोलैक्टम से। ओके, तो ये क्या होता है? कुछ ऐसा एकदम रिंग जैसा होता है और मजेदार है। देखो इसका स्ट्रक्चर, हम लोग ने प्रोटीन्स का तो स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ ही है, राइट, बायोमोलिक्यूल्स में, तो ऐसा कुछ अमाइड लिंकेज होता है, राइट, NH डबल बॉन्ड हो। अब बस क्या करना है, 5 CH2 मॉलिक्यूल्स जो है इनको बस ऐसे जोड़ देना है। अब ये 3 हो गए, 4, 5 हो गया। ओके, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 CH2 मॉलिक्यूल्स NH और C डबल बॉन्ड O जो है इनके बीच में जोड़ देना है, रिंग की तरह बनाना है, तो बन गया अपना कैप्रोलैक्टम। मोनोमरिक यूनिट किसका? नाइलॉन 6 का। नाइलॉन 6 किससे बनाते हैं हम लोग को तो बताइए, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से, राइट। तो ये जो हेक्सामेथिलीन डायमीन, ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं इनका। एडिपिक एसिड एकदम मस्त मजेदार स्ट्रक्चर है इसका। देखो दोनों भी साइड पर COOH ग्रुप से, बीच में 4 CH2 है, ओके, ये साइड पर भी COOH ग्रुप। और ये हेक्सामेथिलीन डायमीन जो है, नाम से पता चलेगा, देखो हेक्सामेथिलीन तो 6 है, 6 CH2 है ऐसे, ओके। डायमीन दोनों भी साइड पर NH2 खत्म, ओके। तो ये है मोनोमर्स नाइलॉन 6 के। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। फिर से हमें पॉलीमर्स दिए हैं, उनके मोनोमर्स के नाम और स्ट्रक्चर लिखने, राइट। तो देखो शुरुआत करेंगे बुना S से। अब ये बुना S जो है और बुना N जो है, मैं इनको साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो एक मोनोमर है वो एकदम डिट्टो सेम ही है, ओके। तो देखो बुना S
और गुना n में कौन सा मोनोमर मैं बोल रहा हूँ डिट्टो सेम है, ये वाला 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटा 1 2 3 4 1,3, तो इसमें लगा दिया हम लोग ने, और फिर यहाँ पर CH2 CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर फिर से CH, ओके, और यहाँ पर CH2, तो ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, ये एक हो गया मोनोमर। अब देखो S से आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसे याद रखो स्टाइरीन, तो इसमें दूसरा मोनोमर है स्टाइरीन, और ये जो N है, ओके, तो साइनाइड की तरह ऐसे याद रखो, या फिर एक्राइलो नाइट्राइल का N, तो नाइट्राइल का N, तो इसका है दूसरा एक्राइलो नाइट्राइल। ओके, तो स्टाइरीन का, हाँ, एक्राइलो नाइट्राइल का हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, एकदम सिंपल, विनाइल क्लोराइड जैसे है, डिट्टो वैसे ही, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे CH था विनाइल क्लोराइड का, ऊपर Cl था, यहाँ पर हम लोग साइनाइड लगा देंगे, खत्म। यहाँ पर स्टाइरीन तो बेंजीन रिंग लिख दो, अब आप तो माहिर हो गए होंगे इसमें, और फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, सेम यही CH2 डबल बॉन्ड CH लिख देना है। ओके, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH लिख दिया, जहाँ पर क्लोरीन था वहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दो, तो हो गया स्टाइरीन का स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब क्या है डैक्रॉन और नियोप्रीन, तो हम लोग नियोप्रीन कर लेते हैं पहले। ओके, डैक्रॉन को थोड़ा सा जगह लगेगी, तो नियोप्रीन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नियोप्रीन भी कुछ ऐसा ही है, उसका थोड़ा सा सिमिलरिटी है इनके जैसे ही। देखो नियोप्रीन को क्या बोलते हैं पहले वो समझ लेंगे, एकदम याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मोनोमर याद हो जाएगा। नियोप्रीन को बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ओके, तो अभी आपको तो समझ में आ गया रहेगा, देखो मोनोमरिक यूनिट क्या है, क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन कैसा होता है, डिट्टो एकदम, ये जो अपना 1,3 ब्यूटाडाइन है इसको लिख देना है। ओके, ऐसे एकदम सेम टू सेम, बस एक चीज अलग करनी है इसमें, वो बता देता हूँ मैं अभी। ओके, तो मैंने लिख दिया, बस एक ही चीज मैंने नहीं लिखी, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर H नहीं लिखा, बस यहाँ पर Cl लिख देना है, तो हो गया अपना क्लोरोप्रीन। ओके, और इस क्लोरोप्रीन से हम लोग को नियोप्रीन मिलता है, मतलब पॉलीक्लोरोप्रीन मिलता है। ओके, चलो चलो अब देखते हैं ये डैक्रॉन के मोनोमर के नाम और स्ट्रक्चर। तो डैक्रॉन का नाम है टेरिलीन। ओके, जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको याद होगा कि इसके मोनोमर्स क्या है। ओके, थोड़ा बहुत तो लिंक इसी से आएगा। देखो टेरिलीन बनता है टेरेफ्थैलिक एसिड से, इसीलिए देखो टेरिलीन बताया, तो टेरेफ्थैलिक एसिड। ओके, और लीन तो देखो इथिलीन ग्लाइकॉल, ऐसे। ओके, तो बस अब इनके स्ट्रक्चर लिख देना है। तो टेरेफ्थैलिक एसिड, मस्त बीच में बेंजीन बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, और बाजू में ये दो COOH ग्रुप्स जो है ये काम कर रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल, आपको तो पता ही है स्ट्रक्चर इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, ऐसे। चलो चलो अब ये आ गया, देखो मजेदार सवाल, आइडेंटिफाई द मोनोमर इन फॉलोइंग पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है, देखो पॉलीमर को देखना है ध्यान से, और फिर ढूंढना है कि मोनोमर क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है, देखो ये वाला जो यूनिट दिख रहा है और ये वाला जो यूनिट कुछ ऐसे देखा हुआ लग रहा है आपको थोड़ा, मतलब कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें ऐसा यूनिट देखा है, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो देखो CH2 6, फिर यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH है, अभी अभी देखा था हम लोगों ने, राइट, हेक्सामिथिलीन डायअमीन। तो देखो ये कुछ इसी से ऐसे बनेगा, CH2 6 NH2 ऐसे, और ये वाला कुछ समझ में आ रहा है, CH2 8 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, ओके, ये बाहर जा रहा है NH के बाद, आगे का ऐसा ही यहाँ पर आगे ऐसे ही एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा, देखो ऐसे। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब इतना दिखा है, ताकि ये बताने के लिए कि आगे ये ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, फिर आगे सेम ऐसे रिपीट होगा। तो इसका मतलब इसके आगे भी कुछ ऐसा ही है, देखो। तो ये जो लिंक बन रहा है, देखो NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर OH है, और ये वाला जो C डबल बॉन्ड है इसके पीछे भी NH होगा, तो इसमें भी C डबल बॉन्ड OH होगा। तो इसका मतलब ये देखो CH2 8, और इसको भी C डबल बॉन्ड OH होगा, राइट। तो अब ये है हमारा एक मोनोमर। ओके, ये OH है, ये वाला OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
और ये रहा अपना दूसरा मोनोमर। बस समझ लिया हम लोग ने। देखो कैसे, क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है, देखो ये अमाइड लिंकेज बन रहा है, यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला OH, यहाँ का H, तो देखो OH गया, H गया, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक H गया तो NH ऐसे। तो अब इसका नाम बताना है, तो इसका नाम तो हमें पता ही है, क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन। और ये जो दिख रहा है देखो, ये कुछ आपने एडिपिक एसिड जैसा समझ में आ रहा है। देखो CH2 4, यहाँ पर COOH, वहां पर COH, और देखो अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 10 है। देखो ये 8 9 10। अब ये तो आपने पढ़ा ही है चैप्टर में, एकदम देखा देखा सा, पहचाना पहचाना सा लग रहा है वो। देखो ये मेलामीन का यूनिट है, राइट। ये ऐसा रिंग स्ट्रक्चर, फिर 3 NH2 ग्रुप्स बाहर निकल रहे, और ये जो CH2O दिख, मतलब ये जो CH2 दिख रहा है, ये कहाँ से आया हमें पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड से आया ये, राइट। मतलब यही अपना HC डबल बॉन्ड OH, इसी को हम लोग ने कैसे लिखा है, CH2O। ओके, तो ये इससे आ गया है, और ये मेलामीन का यूनिट है। तो क्या पूछा हमें, मोनोमर पूछे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये हमारा एक मोनोमर है फॉर्मेल्डिहाइड, और मेलामीन हमारा ये है। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है NH2, थोड़ा अलग टाइप से लिखा होगा मैंने, पर है तो देखो सेम ही। ओके, ये मैंने थोड़ा सा घुमा के लिखा होगा शायद, ये जो N है ये यहाँ पर गया होगा, ओके, ये वाला ऊपर आया होगा ऐसे, पर 3 नाइट्रोजन है रिंग में, और जो 2 नाइट्रोजन के बीच में NH2 ग्रुप है। देखो 2 नाइट्रोजन के बीच में NH2 ग्रुप है, और 1 नाइट्रोजन और NH2 ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, ऐसे। तो ये रहा अपना मेलामीन, इंटरेस्टिंग सा नाम है, और ये तो आपने को पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बताना है हमें कि डायक्रॉन बन कैसे रहा है। देखो, हाउ इज डायक्रॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड। ओके, तो देखो ये हम लोग पहले फटाफट इनका मोनोमर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि आसानी से हम बता पाएंगे। तो ये देखो CH2OH, ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। फिर टेरेफ्थैलिक एसिड में हमने देखा था बेंजीन रिंग मस्त बीच में आराम कर रहा है। ओके, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर इतना सा, मतलब सिग्निफिकेंटली ये COOH और ये COOH ग्रुप का ही रोल है इसमें। ओके, तो ये टेरेफ्थैलिक एसिड बन गया, इथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। अब इनमें हो क्या रहा है, ये जो हमारा डायक्रॉन है, जो टेरिलीन है, इसको बनाने के लिए इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा हमें पता ही है, यहाँ से ये OH में से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और याद करना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो ये है एसिड, राइट, ये है अल्कोहल, तो इनमें जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, अब उस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। देखो चीजें लिंक्ड होती है, बस हमें दिमाग लगाना है। अब देखो वहां हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एसिड जो है ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, धोखा देता है ये। मतलब क्या, हम लोग क्या सोचते हैं, एसिड H+ आयन रिलीज कर देता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एसिड है, हम क्या सोचेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है, ये OH और ये OH में से यहाँ पर से H निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, राइट। बिल्कुल गलत। हम लोग ने पढ़ा है उस चैप्टर में कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एसिड एसिड की तरह बिहेव करता ही नहीं है। एसिड बेचारा OH का दान कर दे देता है, और यहाँ पर अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है, अल्कोहल H दे देता है। ओके, एसिड हार मान लेता है, भाई मैं थक गया H+ आयन दे दे के। तो इसकी वजह से देखो ये OH ये H चला जाएगा। अब सिंपल वैसी ही लॉजिक पीछे भी ऐसा ही एक COOH ग्रुप और टेरेफ्थैलिक एसिड का ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, इसके आगे भी ऐसा ही कुछ इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल रहेगा, राइट। हम लोग ऐसे ही तो पॉलीमर बनाते हैं। तो अब सेम इनमें भी यही कहानी होगी, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा। ओके, यहां से भी सेम, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा। तो अब आप ही देखो सभी जगहों से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो देखो हम लोग को तो बस अभी कंसर्न इतना ही हमें पता करने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है रिपीटिंग यूनिट का, ओके, पॉलीमर का। ये जो पीछे वाले ग्रुप से और ये जो आगे वाले ग्रुप से, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, बीच वाला तो हमें समझ में आ ही जाता है। ओके, तो बीच वाले में से देखो ऐसा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो ये O CH2 ऐसा होगा। तो देखो CH2 पहले बीच में स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ये O, ओके, ये O जुड़ेगा किससे, ये C डबल बॉन्ड O से। ओके, फिर बेंजीन रिंग,
फिर से C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये OH तो निकल गया आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ, मतलब आगे वाली इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो यहाँ पर ही टूट गया ये अपना, राइट। तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ पर देखो पीछे ये ऑक्सीजन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये चला नहीं गया इसको छोड़ के, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ पर फिर से ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो हम लोग बस ऐसा दिखा देते कि ये फिर अलग रिपीटिंग यूनिट होगा जहाँ पर फिर से C डबल बॉन्ड O होगा, देखो सेम। और यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे, आगे अलग रिपीटिंग यूनिट शुरू हो रहा है जिसमें आगे क्या होगा, ये O होगा, ओके, ये O CH2 ऐसे इसके आगे चलता रहेगा, इसके पीछे फिर से C डबल बॉन्ड O बेंजीन C डबल बॉन्ड O ऐसे चलता रहेगा पीछे, ओके। तो ये हमारा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, और इसी को हम लोग ने N कर दिया तो हो गया अपना पॉलीमर, राइट। तो इसको आप जो चाहिए वो बोल लो, डैक्रॉन बोलना है डैक्रॉन बोलो, टेरिलीन बोलना है टेरिलीन बोलो। टेरिलीन बोलोगे तो याद हो जाएगा टेरिलीन का मतलब, टेरिलीन में इथिलीन ग्लाइकॉल, लीन वाले पार्ट से याद हो जाएगा, और जो शुरुआत में टेरिलीन का जो TER है उसे टेरेफ्थेलिक एसिड, ऐसा याद हो जाएगा आपको, ओके। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और क्या पूछा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलीएस्टर, ओके। चलो तो पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बता देते। बायोडिग्रेडेबल कितना पढ़ा है हम लोग ने अभी तक, कि ऐसे मतलब जो भी सब्सटेंस होगा जो डिकम्पोज किया जा सकता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी ऐसा ही पॉलीमर होंगे, राइट, जो डिकम्पोज हो सकते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंपल है। अब एग्जाम्पल देना है हमें कौन से, बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलीएस्टर का, ओके। तो एग्जाम्पल है PHBV, ओके। अब ये नाम में तो मतलब ऐसा एकदम इनिशियल्स लगा के एकदम छोटा सा दिख रहा है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है कुछ ऐसा, पॉली, ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, फिर ऐसा बीच में ये को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ओके। अब आप सोचोगे कि इतना लंबा चौड़ा बड़ा नाम कैसा याद रखें, राइट। काफी सिंपल है, सभी पॉलीमर्स का हम लोग नाम कैसा याद रखते, उनके मोनोमर से। इसके केस में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया रखा है इन लोगों ने। देखो इसका जो मोनोमर है, ये 2 है इसके मोनोमर, बस इनके नाम याद हो गए तो खत्म। देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट तो समझ लो 1 2 3 4 ऐसा है इसका स्ट्रक्चर कुछ, ओके। C डबल बॉन्ड OH 4 कार्बन वाला, और देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, राइट। ये तो कार्बोनिल कार्बन है अपना, तो ये बीटा कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, बाकी का हाइड्रोजन लगा दो आप, ओके। ये बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट है, वैलरेट मतलब पेंटानोइक एसिड, तो ये ही 1 2 3 4 5, उसके 5वें कार्बन को ही COH ग्रुप रहेगा। फिर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाकी का हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे तो मिल जाएगा। ये दोनों मोनोमर्स है, इनसे ही ये पॉली, देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट बन गया, राइट। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए, और आई होप आपको बहुत मजा भी आया होगा और समझ आए होंगे सारे सवालों के जवाब, राइट। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।